बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद कृषि क्षेत्र में निजी निवेश लाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में कृषि सुधारों की रफ्तार धीमी हो जाएगी और सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। यानी कृषि, फर्टिलाइजर और खाद्य सब्सिडी का बढ़ता बोझ आम बजट पर अपना असर दिखा सकता है। इसकी वजह से अब सरकार कृषि सेक्टर को राहत देने के तरीके में बदलाव कर सकती है। इन बदलावों में परंपरागत खेती की जगह मांग आधारित कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए विविधीकरण की नई स्कीम लाई जा सकती है। फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने वाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ दलहन और तिलहन की खेती के लिए चलाए जा रहे मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कृषि और खाद्य क्षेत्र में दी जा रही सब्सिडी खत्म हो जाएगी। हालांकि 2023 में WTO के प्रावधानों के तहत सब्सिडी के तौर तरीके को बदलने की शुरुआत इस बजट से हो सकती है। लेकिन मुद्दा जो होगा बजट में, जो मुझे लगता है कि किसानों को प्रोग्रेसिव कैसे बनाया जाए और किस प्रकार से उसमें डाइवर्सिफिकेशन आए, विविधीकरण आए और किस प्रकार से किसानी लाभकारक हो, उसके लिए जो इनके लॉजिस्टिक्स हैं उसके विकास पर मुझे लगता है जोर होगा। उनके ऋण वितरण पर होगा, बीज वितरण पर होगा और नई टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर होगा, जैसा कि मुझे लग रहा है। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात उठाएं जो मई 2020 से प्रधानमंत्री ने करी थी, तो मुझे लगता है कि इन बिंदुओं पर इस बजट में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और उनके मार्केटिंग सिस्टम को और कैसे स्ट्रांग किया जाए, मॉडर्न किया जाए, इस पर कोई न कोई रास्ता जरूर निकल करके आएगा। लेकिन इन तरीकों में बदलाव के बावजूद कृषि क्षेत्र को सरकार से काफी मोटी रकम की जरूरत है, जिसे देने के अलावा सरकार के पास कोई विकल्प भी नहीं। इनमें शामिल है MSP के लिए करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, PM किसान निधि के लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी आम बजट में करना होगा। इसके साथ ही खेती के आधुनिक तौर तरीकों को भी अब अपनाना जरूरी हो गया है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के सहारे सीड टेक्नोलॉजी से बिना कीटनाशक और न्यूनतम फर्टिलाइजर से अधिकतम पैदावार देने वाली तकनीक को अपनाना होगा। कृषि सेक्टर में परंपरागत खेती की विकास दर किसी भी हाल में 1 से 1.5% से आगे नहीं खिसक पा रही। परंपरागत खाद्यान्न वाली फसलों के 30 करोड़ टन के मुकाबले अकेले बागवानी फसलों की उपज 35 करोड़ टन पहुंच गई है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने से फसलों के विविधीकरण को मदद मिलेगी। यानी खेती की विकास दर को रफ्तार पकड़ने में पशुधन विकास, डेयरीज जैसे क्षेत्रों का दायरा बढ़ाना जरूरी है। जाहिर है, परंपरागत खेती के साथ जब दूसरे जरिए जुड़ेंगे तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इस बार के बजट में कृषि सेक्टर के लिए सरकार तोहफों की बरसात कर सकती है। सबसे पहले तो लोगों को खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा प्रदान करने का काम आने वाले बजट के ऐलान कर सकते हैं। इसकी वजह है कि सरकार देश में कुपोषण की समस्या को लेकर चिंतित है। जिस तरह से खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति का नारा दिया गया था, ठीक उसी तर्ज पर आने वाले बजट में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए एवरग्रीन क्रांति का नारा दिया जा सकता है। एवरग्रीन क्रांति लाने की वजह को समझने के लिए हरित क्रांति से जोड़कर ही इसे समझा जा सकता है। खाद्यान्न की आयात पर निर्भरता खत्म करने के लिए देश में 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति का नारा दिया गया था। इससे अगले एक दशक में भारत गेहूं और चावल की भारी पैदावार से पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया था। यही नहीं, दूसरी हरित क्रांति से देश कई जिन्सों का निर्यातक बन गया। देश में फिलहाल खाद्यान्न की पैदावार 30 करोड़ टन से ज्यादा होने लगी है, जो घरेलू खपत के मुकाबले काफी ज्यादा है। सरप्लस पैदावार की वजह से ही कोरोना काल में भी देश की 2/3 आबादी को पिछले 1.5-2 सालों से मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा है। यानी देश की बड़ी आबादी की अनाज की जरूरत तो आसानी से पूरी हो रही है, लेकिन उसमें जरूरी पौष्टिकता का अभाव उसके पोषण में असंतुलन पैदा करता है।
इसकी वजह है कि हरित क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र में हुआ असंतुलित विकास गंभीर चुनौतियों को लेकर सामने खड़ा हो गया है। दरअसल भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जरूरी है। फिलहाल भोजन की थाली में कार्बोहाइड्रेट तो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन फैट यानी खाद्य तेल और प्रोटीन यानी दालों की कमी से कुपोषण की समस्या पैदा हो गई है। इसकी वजह से वैश्विक हंगर इंडेक्स की लिस्ट में देश निचले पायदान पर है, लेकिन सरकार थाली के इस बिगड़े असंतुलन को लेकर सतर्क है, जिसे ठीक करना उसकी प्राथमिकता में शामिल है। एवरग्रीन क्रांति के तहत सरकार कृषि क्षेत्र में खेती के असंतुलन को ठीक करेगी। उन सभी फसलों की खेती पर जोर दिया जाएगा जिससे खाद्य तेल और प्रोटीन भरपूर मात्रा में गरीब से गरीब व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। इसी के तहत तिलहन दलहन फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। डेयरी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। पोल्ट्री और मछली पालन को विशेष तरजीह दी जाएगी ताकि लोगों को भोजन में कार्बोहाइड्रेट के साथ जरूरी प्रोटीन और फैट की मात्रा को बढ़ाया जा सके। हालांकि इसी के तहत पहले फेज में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषक तत्व मिश्रित चावल की सप्लाई की जा रही है। दूसरे फेज में अगले 2 से 3 साल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को पोषक तत्व मिश्रित अनाज ही दिया जाएगा। इस हालात से निपटने के स्थायी उपाय को एवरग्रीन क्रांति का नाम दिया जाएगा। इसमें उन फसलों और उत्पादों पर जोर दिया जाएगा जिनसे गरीबों की थाली तंदुरुस्त होगी। इसके साथ ही बागवानी, पोल्ट्री, मत्स्य और डेयरी को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। परंपरागत फसलों में उन पर ज्यादा बल दिया जाएगा जो पौष्टिकता से भरपूर है। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।